और चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, संगम हम यहीं ले आए हैं। जी हाँ, लेकिन संगम नगरी आपको लिए चलना होगा और वहां पर जो तस्वीरें आ रही है वो आपको दिखाते हैं। प्रयागराज की तस्वीरें, जहां संगम की रेती पर आस्था और भक्ति का मेला लगना शुरू हो गया है। और देखिए, देश भर से साधु संत महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। इन्हीं में से एक है पर्यावरण बाबा, जो लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं पर्यावरण बाबा से। संगम की रेती पर आस्था की धुनी रमने लगी है। महाकुंभ से पहले यहाँ साधु संतों का डेरा जमने लगा है। आस्था, विश्वास, भक्ति की सुगंध अभी से यहाँ की हवा में महकने लगी है। संगम की रेती पे लगने वाला महाकुंभ 2025 अब शुरू हो चुका है। ऐसे में अखाड़े महाकुंभ की शान होते हैं और अखाड़ों ने अपना प्रवेश शुरू कर दिया है। ऐसे में बहुत से महाराज और महामंडलेश्वर ऐसे हैं जो श्रद्धालुओं को जागरूक करते हैं। महाकुंभ शुरू होने के लिए अब 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में देश भर से साधु संत तीर्थराज प्रयाग पहुंचने लगे हैं। मानो संगम नगरी में सन्यासियों का अलग ही संसार बस गया हो। गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन मेल संगम पर अलग अलग अखाड़ों के साथ साथ अनूठे साधु संत भी पहुंच रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं एनवायरमेंट बाबा। बाबा सोने के आभूषणों से लदे रहते हैं। 10 तरह के रंगों की अंगूठियां पहनते हैं। यूं तो इनका नाम अरुण गिरी महाराज है, लेकिन इन्हें लोग एनवायरमेंट बाबा के नाम से ही पुकारते हैं, क्योंकि अरुण गिरी महाराज जहां भी जाते हैं, धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ लोगों को पर्यावरण के प्रति भी जागरूक करते हैं और लोगों से पेड़ पौधे लगाने की अपील करते हैं। सभी लोगों को जागरूक होना जरूरी है। सभी जात संप्रदाय के लोग को ऑक्सीजन सबको चाहिए और सभी जात संप्रदाय का यह नैतिक कर्तव्य है कि 2 वृक्ष लगाने का सभी लोग संकल्प लें। जागरूक सभी लोग हैं, चेतन करना है, सबको चेतन हो जाओ, नहीं तो दोबारा कोरोना जैसा महामारी न आवे, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए। पैसे रुपए से कुछ नहीं वाले हैं, ईंट पत्थर से कुछ नहीं होने वाले हैं। जब जन्मदिन मनाते हैं तो उसका एक नाम मैंने दिया, जन्म महोत्सव मनाते हैं तो जन्म महोत्सव को पर्यावरण महोत्सव, जन्म पर्यावरण महोत्सव मनाया जाए। उस दिन वृक्षारोपण भी लोग अपने जन्मदिन पर करें, ऐसा लोगों को भी जागरूक करता रहता हूँ। संतों के अद्भुत संसार की जो तस्वीर दुनिया कभी और कहीं नहीं देख पाती, वो आपको कुंभ में दिखती है। महाकुंभ में एक ऐसे ही रुद्राक्ष वाले बाबा भी पहुंचे हैं, जिनके सिर पर 45 किलो वजनी रुद्राक्ष की माला है। कहा जा रहा है कि गीतानंद गिरी महाराज ने राष्ट्र और सनातन के लिए अपनी तपस्या के रूप में 925 मालाओं में 1,25,000 रुद्राक्ष पूरा करने का संकल्प लिया है। ये शंकर भगवान को रुद्राक्ष जो है बहुत प्यारे है। 11वां इसका विवरण दे रखा है शिव महापुराण में। दिल्ली के 12 घंटे और 12 साल की तपस्या है। आज मेरे को इलाहाबाद अर्धकुंभ से मैंने स्टार्ट करी थी और इलाहाबाद आने वाले अर्धकुंभ में पूर्ण होगी। आज मेरे को 6 साल हो गए। संगम तट पर आस्था, आध्यात्मिकता और मोक्ष के महापर्व महाकुंभ के रंग बिखरने लगे हैं और 12 साल में एक बार लगने वाले इस महाकुंभ में देश और दुनिया भर से अनूठे साधु संत भी पहुंच रहे हैं और अपने अपने अंदाज में भक्तों को अध्यात्म की दुनिया से जोड़ रहे हैं। प्रयागराज से आनंदराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस रेती की बात ही अलग है। जब आप यहां पर जाएंगे तो आपको इस तरह से अनूठे अनूठे रंग जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो संगम में अभी तो शुरुआत है। आपको बता दें, यहां महाकुंभ लगना अभी वक्त है, 1 महीने का लगभग वक्त है, लेकिन उसके बावजूद जितने भी रंग तमाम होंगे वो हम आपको दिखाएंगे। तो इन दिनों संगम नगरी का नजारा देखने लायक है। संगम तट पर अलग ही संसार नजर आ रहा है। यहां महाकुंभ की तैयारियां तो जोरों पर चल ही रही है। इसके साथ ही कल्पवास के लिए मिट्टी के चूल्हे भी तैयार किए जा रहे हैं। कल्पवास एक कठिन तप है जिसमें शुद्धता का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। ऐसे में यहाँ कल्पवासियों के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जय गंगे हरे हर गंगे बजे, हे जगदम्बे तुम्हें प्रणाम।
जगत माते जग तारण हो माँ, जगत माते जग तारण हो माँ, भव भय भंजन तुम्हें प्रणाम। संगम नगरी में महाकुंभ की भव्य तैयारियां जारी है। 13 जनवरी को महाकुंभ का शुभारंभ होने पर यहाँ और दिव्य छटा दिखाई पड़ेगी। कुंभ में अखाड़ों की लहराती हुई धर्म ध्वजाएं समृद्ध धार्मिक परंपराओं को परिभाषित करती दिखाई देती हैं। तो यहाँ कल्पवास के दौरान तप और पूजा पाठ की धारा भी खूब बहती है। कल्पवास पौष पूर्णिमा से शुरू होगा, लेकिन उसके लिए भी अभी ये तैयारी हो रही है। इस दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ में पहली बार अत्याधुनिक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। साथ ही आस्था और परंपरा के रंग भी यहाँ बिखरे हुए दिखाई देंगे। इस डिजिटल कुंभ में पारंपरिक चीजें भी नजर आ रही हैं, जैसे मिट्टी के चूल्हे और बर्तन। और ये मिट्टी के चूल्हे और बर्तन कल्पवासी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कल्पवास के समय शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक संगम के तट पर कल्पवास का तप देखने को मिलेगा, जिसमें शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। कल्पवासी इस 1 महीने की अवधि में मिट्टी के चूल्हे का उपयोग करते हैं और इसी को लेकर महिलाएं गंगा किनारे की मिट्टी और गंगा जल से चूल्हा और उपले सब बनाने में जुटी हुई हैं। कुंभ का आयोजन प्रयागराज और आसपास के लोगों के लिए रोजगार का भी माध्यम बनता है, जिसकी खुशी मिट्टी का चूल्हा बनाने वाली इन महिलाओं के चेहरे पर साफ झलकती है। रोजगार मिलता है हमें, क्या करने, बच्चों को नौकरी मिलती है, झाड़ू उसकी सफाई की। और आप लोग चूल्हा बनाते हैं? चूल्हा बनाते हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर कल्पवास की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। मान्यता है कि यहाँ कल्पवास से ब्रह्मा के एक दिन का पुण्य मिलता है। पौष पूर्णिमा के साथ आरंभ होने वाले कल्पवास में श्रद्धालु संगम के तट पर अपना डेरा जमाते हैं और लगभग 1 महीने तक यहीं रहते हैं। कल्पवास एक बहुत ही कठिन साधना है। कल्पवास में श्रद्धालु को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना पड़ता है। उन्हें जमीन पर सोना पड़ता है। इसमें साफ सुथरे पीले और सफेद रंग के कपड़ों का अधिक महत्व होता है। इसमें दिन में 1 बार ही भोजन करना होता है। साथ ही श्रद्धालु को नियम पूर्वक 3 समय गंगा स्नान और यथासंभव भजन कीर्तन, प्रभु चर्चा और प्रभु लीला का दर्शन करना आवश्यक होता है। एक बार कल्पवास शुरू करने के बाद इसे पूरे 12 वर्षों तक करना होता है। इन्हीं मान्यताओं को लेकर संगम के तट पर कल्पवासियों का मेला लगता है और यहाँ भक्ति की अद्भुत छटा देखने को मिलती है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको श्री कृष्ण की नगरी मथुरा लिए चलते हैं, जहां कान्हा की नगरी रोशनी से जगमग हो उठी है। यहां वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर पूरे विधि विधान के साथ कृतिका दीपोत्सव मनाया गया। इसे सालाना उत्सव में भगवान रंगनाथ की महाआरती की जाती है। ये पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। कान्हा की धरती दियों की रोशनी से जगमगाई। उत्तर भारत में भक्तों ने दक्षिण की प्राचीन परंपरा निभाई। वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर मनाया गया कृतिका दीपोत्सव। दक्षिण भारतीय शैली में बना रंगनाथ मंदिर बीते रविवार को चहल पहल का साक्षी बना। दरअसल यहाँ एक विशेष दीपदान आयोजित किया गया। कार्तिक महीने में दीपावली के बाद अब मार्गशीर्ष महीने में किए जाने वाले कृतिका दीपोत्सव पर भी काफी संख्या में भक्त मंदिर परिसर में जुटे। देर शाम से ही दिया जलाने का समय शुरू हुआ तो अंधेरा होते होते
पूरे मंदिर परिसर को रोशनी ने अपने आगोश में ले लिया। रंगनाथ मंदिर का हर कोना दियों की जगमग से झिलमिला उठा। यहाँ के निज मंदिर, गरुड़ स्तंभ, घंटाघर, पुष्करणी, झूला मंडप, 12 द्वारी जैसी तमाम जगहों पर जलते दियों की अवली से मानो दीपावली ही मनाई जा रही हो। आस्थावानों की मौजूदगी में कृतिका दीपोत्सव की कई परंपराओं को निभाया गया। इनमें से एक परंपरा में भगवान रंगनाथ माता गोदा के साथ चांदी की पालकी में विराजमान हुए और फिर परंपरागत वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि के बीच मंदिर के पूर्वी द्वार पर पहुंचे। यहाँ मंदिर के पुजारियों ने पहले विधि विधान से घास फूस से एक झोपड़ी नुमा आकार तैयार किया, जिसका पूजन कर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी गई। ये कृतिका दीपोत्सव दक्षिण परंपरा के सौर मास यानी संक्रांति के अनुसार जो वृश्चिक की संक्रांति होती है, वृश्चिक संक्रांति की जो पूर्णिमा है, पूर्णमासी को ये सहस्र दीपक जला करके भगवान का दीपक के द्वारा भगवान का आराधन किया जाता है। और ये जो अभी आपने दर्शन किया ये झोपड़ी है, वस्तुतः ये झोपड़ी नहीं है, इसको महादीप बोलते हैं। इस महादीप के प्रज्वलन से सारे विश्व में जो प्रकाश हो जाए और अज्ञान दूर होकर के सब लोग ज्ञान को प्राप्त करें, इसी उद्देश्य से ये उत्सव श्री रंगमन्नार भगवान की सन्निधि में अनेकानेक दिव्य देशों में ये उत्सव मनाया जाता है हर वर्ष। दक्षिण भारत के रीति रिवाजों से जुड़े कृतिका दीपोत्सव को लेकर मान्यता ये भी है कि इसमें भाई बहन के पवित्र रिश्ते की महक है। हालांकि इसमें राखी या नारियल से नहीं बल्कि दिया जलाकर बहन अपने भाई की मंगल कामना करती है। बहन भगवान के सामने दीप जलाती है। चावल की मूढ़ी और गुड़ के लड्डू बनाकर प्रसाद बनाया जाता है, जिसे वो अपने भाई और परिवार में सभी को फिर बांटती है। और इसी भाव के साथ हर साल मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा पर रंगनाथ मंदिर में इस उत्सव की परंपरा को संपूर्ण किया जाता है। मान्यता के मुताबिक साल में एक बार इस भव्य दीपदान के साथ भगवान रंगनाथ की महाआरती का विधान है। इसलिए मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर ही भगवान रंगनाथ के प्रति आस्था की अपार आभा बिखरी नजर आई। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं कच्छ रण उत्सव की। गुजरात के कच्छ में चल रहे इस उत्सव में देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं और इसका आनंद उठा रहे हैं। खास बात है कि यहाँ सैलानियों की सहूलियत के लिए टेंट सिटी का निर्माण किया गया है, जो किसी होटल से कम नहीं है, जिसमें तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। टेंट सिटी में रहने का लुत्फ लेना हो, गीत संगीत और नृत्य की महफिल का आनंद उठाना हो या फिर ऊंट की सवारी करनी हो, तो गुजरात के कच्छ का ये रण आपका इंतजार कर रहा है, जहां कला संस्कृति के तमाम रंग बिखरे पड़े हैं। कच्छ के सालाना रण उत्सव का आनंद लेने बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को खूब भा रही है और ऊंट की सवारी करते हुए यहाँ की दिव्य छटाओं का दीदार करना तो इनके लिए वो पल है जिसे वो हमेशा अपने जहन में कैद करके रख लेना चाहते हैं। बहुत ब्यूटीफुल है। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, जरूर देखना चाहिए। हम फॉरेन कंट्रीज में घूमने जाते हैं तो इंडिया में भी बहुत कुछ है। यहाँ का खाना, रहन सहन, सब एथनिक जो पहनावा है वो सब बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे बहुत सुकून है, ठंडी हवा है, जिससे जिसका भी स्ट्रेस होता है सब निकल जाता है। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है कच्छ, वेरी वाइब्रेंट, वेरी कलरफुल। और गवर्नमेंट ने भी बहुत काफी अच्छी व्यवस्था की है एंड अभी तक का इट हैज बीन अ फैंटास्टिक ट्रिप टिल नाउ एंड वी आर एंजॉयिंग। कच्छ के धोरड़ो गांव में चल रहे इस रण उत्सव का अहम मकसद सैलानियों को यहाँ के लोगों के रहन सहन और संस्कृति से परिचित कराने के अलावा आसपास की हस्तशिल्प कला के लिए मशहूर गांव में काम करते लोगों से रूबरू कराना है। सैलानियों के ठहरने के लिए यहाँ भव्य टेंट सिटी बनाई गई है, जहाँ तमाम सुविधाएं मौजूद हैं।
कच्छ के सफेद रण में सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा बेहद अनोखा होता है। चांदनी रात में रण के विशाल मैदान में चमकती रेत का सौंदर्य देखना तो पर्यटकों को एक अलग ही एहसास कराता है। इन नजारों का दीदार करने देश विदेश से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट जैसे मैंने फोटो में देखा था वैसे ही काफी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे ना, तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी आना चाहिए, एक बार इसको विजिट तो करना चाहिए। ये बहुत डिफरेंट है, मतलब कि ऐसा तो मैंने पहले कभी इंडिया में देखा नहीं है, बट बहुत डिफरेंट है ये गुजरात में और राजस्थान में भी नहीं है, तो डिफरेंट एक्सपीरियंस है। पर्यटकों को यहाँ पर कच्छ की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का मौका मिलता है, तो स्थानीय लोगों और कलाकारों को इस उत्सव के जरिए रोजगार हासिल होता है। इस साल नवंबर से शुरू हुए इस रण उत्सव का आनंद लेने का आपके पास अभी बहुत मौका है, क्योंकि ये अगले साल मार्च तक चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अब हमारा सेगमेंट है चटपटी चर्चा का, तो पहले ही खुशी ने कहा कि इस पे हम पहले बातचीत कर सकते हैं तो हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि मुंबई की आप बात कर रहे हैं ना, मुंबई अभी बताएंगे किस डिश की हम बात कर रहे हैं, तो मुंबई वर्सेस दिल्ली हमेशा चलता रहता है। भाई देखो, दिल्ली तो सबसे आगे है, दिल्ली बिल्कुल, मतलब खाने में मतलब दिल्ली का कोई जवाब नहीं। देखो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, अभी यहाँ कोई मुंबई के फेवर में है नहीं बोलने वाला, तो मुझे लगता है कोई तुम लोगों को रोकेगा नहीं बोलने के लिए, तो तुम लोग बोल सकते हो दिल्ली वालों को। दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली वाले देखिए खाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। टेस्ट आपको दिल्ली में सारा मिल जाएगा, लेकिन मुंबई की जो स्पेशलिटी है वो तो देखो अब है, उसके लिए तो उसे नंबर्स मिलेंगे। देखो उस तरह से अगर देखा जाए तो हर एक स्टेट की अपनी स्पेशलिटी होती है। नो डाउट दिल्ली में अगर आप यहाँ पे वही आप चले जाए, पुरानी दिल्ली चले जाए, तो वहाँ का जायका अलग ही है ना। अभी रिसेंटली मैंने सैटरडे को खाया है पराठे वाली गली के पराठे, क्या मजा आ गया। तो दिल्ली तो आप में से कोई मुंबई गया है जहाँ पे मुंबई की डिशेस ट्राई की हो? हाँ, मुंबई तो गई हूँ मैं, और वहाँ पर वड़ा पाव देखिए बहुत फेमस है, जो अक्सर हम चर्चा करते हैं। लेकिन आज जो हम दिखाने वाले हैं वो थोड़ा हटकर है, वो है मिसल पाव। अच्छा, मिसल पाव क्या होता है अभी हमने चर्चा की थी, लेकिन मुझे लगता है लोगों को यहाँ पर जाकर बताना बहुत जरूरी है कि दरअसल ये होता क्या है मिसल पाव। देश भर के जायके से रूबरू इस खास सेगमेंट में हम आपको कराते हैं। तो आपको बता दें, मुंबा देवी मिसल पाव सेंटर वहां लिए चलते हैं, जहां खास रेसिपी और मसालों के जरिए मिसल पाव और वड़ा बनाया जाता है, और इसके स्वाद के क्या ही कह रहे, टेस्ट करिए जाकर। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के लोअर परेल इलाके में। साउथ मुंबई में लोअर परेल रेलवे स्टेशन आता है, मेरे ठीक पीछे है। वेस्टर्न लाइन में ये स्टेशन आता है। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस डिश मिलती है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा है, जिसका नाम है मिसल पाव। तो मैं पहुंच गया हूं, क्या वाकई में लोगों का जो कहना है वो सही है? अच्छा, मैं खुद तो खाऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा कि क्या वाकई में वो स्वाद है जिसके बारे में बड़ी ही तेजी से मुंबा देवी का ये जो रेस्टोरेंट है वो वायरल है। आइए फिर चलते हैं, रेस्टोरेंट के ओनर से बात करते हैं। विशाल पुजारी हमारे साथ इस समय हैं। विशाल, मैंने काफी नाम सुना है, सबसे पहले तो ये बताएं कि मुंबा देवी ही आपने अपने इस मिसल सेंटर का नाम क्यों रखा? एक्चुअली ये जो आउटलेट है हमारा, रेस्टोरेंट है, ये बहुत काफ़ी साल पुराना है, अराउंड 1970s 80s के आसपास। तो उस हिसाब से वो जो मेरे ग्रैंडफादर ने ये नाम रखा है एज मुंबा देवी होटल करके। सैनी व्यवसाय है मतलब आप? ये थर्ड जनरेशन आप बोल सकते हो। 50-55 साल हो गए? 50-55 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए, ये मिसल पाव क्या चीज क्या है, अगर आप अपने शब्दों में बताना चाहें, और आपके लिए कितनी विशेषता है इसकी? मिसल पाव एक्चुअली एक महाराष्ट्रन ऑथेंटिक डिश है जो ब्रेकफास्ट के लिए मोस्टली प्रीफर करते हैं,
और ये ग्रेवी जो पतला ग्रेवी रहता है स्पाइसी, वो फरसान के साथ उसको मिक्स करते, ऑनियन डाल के गार्निश करके वो एक मिसल पाव, उसके बाजू में पाव रख दिया, मिसल पाव हो गया। अच्छा, ग्रेवी में वटाने होते हैं? जी, वटाने के उसल होते हैं। अगर उसमें फरसान डाला तो मिसल पाव हो गया, और अगर उसमें वड़ा डाला तो वो वड़ा उसल हो गया, और वड़ा नहीं रहा तो वो फिर खाली उसल रहेगा। अच्छा, ये कितने रुपए में मात्र आप देते हैं? ये मिसल पाव हमारे यहाँ पे 50 रुपीज है, वड़ा उसल 45 रुपीज है। मिसल उसल और वड़ा उसल, आखिर इसका टेस्ट क्या है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। मुंबईकर हमारे साथ कुछ हैं। क्या भैया, कैसा लग रहा है आपको? अमेजिंग। कब से आते हैं? बचपन से आ रहे। बचपन से आ रहे हैं, तो ऐसी क्या खासियत है? मुंबई देवी मिसल और वड़ा उसल बहुत बढ़िया, अच्छा टेस्ट। कब से आ रहे हैं? काफी दिनों से आता हूँ। ये काम करते हैं? हाँ, काम जॉब करता हूँ। महाराष्ट्र से ही? महाराष्ट्र में काफी दिनों से हूँ महाराष्ट्र में। और वैसे कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। ये देखिए, पाव भी यहाँ पर एक्स्ट्रा मंगाया जाता है और इस तरीके से पाव रखा जाता है। राजस्थान, मैं ओडिशा से। उड़ीसा से हैं? अच्छा, तो ये बताइए मिसल का टेस्ट कैसा लग रहा है? एक नंबर। मुझे लग रहा है मुझे भी टेस्ट कर ही लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम भी कुछ खाते हैं। अब चलिए जरा सा मैं भी टेस्ट करता हूँ। पाव इस तरह से तोड़ करके जो है खाते हैं इसे। कड़ी का पत्ता भी देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है कितना प्यारा सा। अच्छा, दिखने में बड़ा प्यारा है, लेकिन डर क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा मसाला है, कहीं पेट में जाकर के गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि मसाला हजम करना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी कला होती है, बहुत बड़ी शक्ति चाहिए पाचन क्रिया में। यहाँ बहुत मजेदार है। 2 पाव से मेरा बहुत हो जाएगा, बट मुझे लगता है ग्रेवी कम है, मैं भी एक्स्ट्रा ग्रेवी मंगा लूंगा। तो चलिए मुझे इजाजत दीजिए भाई, मैं अब खाने पे टूटने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मन तृप्त करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आप भी साउथ मुंबई के आसपास यहाँ वहाँ कहीं आए हुए हैं तो लोअर परेल के मुम्बा देवी फास्ट सेंटर में आना बिल्कुल भी मत भूलना, स्टेशन के ठीक सामने है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहीं सबसे अच्छा मिलता है, मुंबई की कई जगह है जहाँ पर मिलता है, लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ पर टेस्ट है वही सबसे बेस्ट है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। देखिए, दिसंबर का महीना आ चुका है और दिसंबर आधा बीत भी चुका है, लेकिन इसके साथ ही मौसम का मिजाज अब पूरी तरह सर्द हो चला है। पहाड़ों पर बर्फीली साम्राज्य है तो मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। श्रीनगर में फिलहाल पारा 5 डिग्री पर गोते लगा रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो मैदानी इलाकों में भी शीतलहर के साथ गलन बढ़ चुकी है। पहाड़ से गिरता बर्फीला पानी जम्मू कश्मीर घूमने आए सैलानियों का आजकल नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। श्रीनगर से 42 किलोमीटर की दूरी पर द्रंग वाटरफॉल सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। द्रंग ही नहीं, टंगमार्ग और उत्तरी कश्मीर के वाटरफॉल की खूबसूरती भी इन दिनों देखते ही बन रही है। श्रीनगर में फिलहाल तापमान 0 से 5.4 डिग्री नीचे गोती लगा रहा है। -5 डिग्री पारे में द्रंग वाटरफॉल काफी हद तक जम चुका है। थोड़ा बहुत जो पानी गिर भी रहा है, पारे के और गिरने के साथ उसका भी जमना तय है। बावजूद इसके प्रचंड ठंड को मात देते हुए बड़ी संख्या में पर्यटक मौज मस्ती के लिए द्रंग वाटरफॉल आ रहे हैं और शीशे से चमकते फ्रोजन वाटरफॉल के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। सर्दी के इस सीजन में रविवार रात श्रीनगर में सीजन की सबसे सर्द रात थी। पारा गिरकर -5.4 डिग्री हो गया। वहीं श्रीनगर से दूर ऊंचाई वाले इलाकों में पारा -8 से 9 डिग्री तक गोते लगा रहा है। लेकिन द्रंग जैसे फ्रोजन वाटरफॉल की खूबसूरती को देख सैलानियों की भीड़ खींची चली आ रही है। खूबसूरती है सर्दियों की, जो खासकर अगर आप गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और ऐसे पर्यटन जो स्थल हैं, वहाँ जो एक गहने की तरह वो चमक जाते हैं बर्फ के बाद जब धूप निकलती है, और उसके साथ साथ जो फ्रीज होता है, जो जम जाती है बर्फ और नदी नाले जम जाते हैं और ऐसे वाटरफॉल जो जमते हैं, वो दृश्य जो है बिल्कुल अद्भुत हैं और शायद ही आपको दुनिया के किसी हिस्से में ऐसे खूबसूरत दृश्य मिले। तो कश्मीर जबरदस्त ठंड की चपेट में, लेकिन उसके चलते टूरिज्म भी बढ़ रहा है बर्फबारी के बाद, और द्रंग का वाटरफॉल
फ्रोजन वाटरफॉल के नाम से अब जाना जाता है, देश और दुनिया से पर्यटकों को जो है अट्रैक्ट कर रहा है। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी से मैदानी इलाके में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश तक तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। राजस्थान के अजमेर में पिछले 4 दिन से पारा लगातार कम होता दिखाई दे रहा है। सोमवार सुबह भी यहाँ ठंड की वजह से गाड़ियों और खेतों पर बर्फ सी जमी हुई देखी गई। का प्रकोप काफी ज्यादा है। आपने देखा मेरी गाड़ी पे बहुत जबरदस्त तरीके से बर्फ जम चुकी है। हर बार ऐसा होता है, बर्फ जमती है, लेकिन इतनी ज्यादा जो इस बार जमी है वैसे पहले कभी नहीं जमी है। और जब बर्फ जमती है तो लगभग 24-25 दिसंबर के बाद में जमती है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि 13-14 दिसंबर से जमने लग गई है। और आज जो 16 दिसंबर है, आज तो बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है। एमपी में भी शीतलहर का प्रकोप लगातार 1 हफ्ते से जारी है। रविवार को भोपाल में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 4 डिग्री। राजधानी भोपाल समेत पूरा मध्य प्रदेश इन दिनों शीतलहर की जकड़ में है। और राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ जो न्यूनतम तापमान है उसने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शनिवार रविवार दरमियानी रात 10 सालों का रिकॉर्ड मौसम विभाग के मुताबिक तोड़ा है न्यूनतम तापमान ने मध्य प्रदेश की राजधानी में। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में इस समय जबरदस्त शीतलहर देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी भारत से जो हवाएं आ रही हैं, क्योंकि वहां पे बर्फबारी हुई है और इसके चलते जो हवाएं हैं मैदानी इलाकों तक पहुंच रही हैं, वो काफी ज्यादा बर्फीली हैं। और इसीलिए इस समय पूरे मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो जबरदस्त शीतलहर देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर के साथ साथ शीतल दिन का अलर्ट जो है वो भी जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में हालात शीतलहर के ही हैं। लखनऊ और आसपास के जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी में इस हफ्ते का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे गलन बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए यहाँ लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का कहर बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में इस हफ्ते का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक गया है। बर्फीली हवाएं अब उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में पहुंच रही हैं। नतीजा क्या है कि लोग सड़कों में बैठ अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस सर्दी से बचने के लिए सबसे अधिक ठंड किसी वक्त अगर महसूस की जा रही है वो सुबह और देर रात ऐसे समय है जिस वक्त अलाव के बिना जीवन व्यापन उनके लिए बड़ा मुश्किल है। जो कारोबारी हैं, जिनका काम बाहर रहना है, बाहर रहते हैं। तमाम कुछ लोग भी मौजूद हैं। ठंड बहुत हो रही है, अलाव से सहायता मिल रही है कुछ आप लोग को? हाँ, आराम तो मिल रही है। आराम मिल रही तभी तो जलाते हैं। तो ठंडी ज्यादा हो रही। जंगल तोड़ ला रहे हैं। लकड़ी अब मान लिया उधर से जुगाड़ बना के लाते हैं इसे। तो अलाव ना हो तो बड़ी दिक्कत होगी। हाँ, ना हो तो फिर क्या करेंगे, मजबूरी है। औरैया में इन दिनों जबरदस्त ठंड पड़ रही है। दिन हो या रात, ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। साफ है, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। पूरे उत्तर भारत में ठंड प्रचंड है। शीतलहर का अलर्ट जारी है। आने वाले दिनों में फिलहाल शीतलहर के कम होने के आसार नहीं हैं। श्रीनगर से मीर फरीद, भोपाल से रवीश पाल सिंह और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की, जो हाल ही में अपनी सास वीना कौशल के साथ शेरनी के दरबार में हाजिरी लगाती हुई नजर आई। दोनों ने साईं बाबा की समाधि पर मत्था टेका। बेहद सादे लुक में कैटरीना अपनी सास के साथ यहां पर नजर आई। वैसे भी कैटरीना कैफ अपनी फैमिली के साथ अक्सर टाइम बिताती हुई नजर आती हैं। इससे पहले कैटरीना साल 2005 में मैंने प्यार क्यों किया की रिलीज से पहले सलमान खान के साथ साईं बाबा के दर्शन करने आई थी। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना आता है तो टेंशन फ्री और खुशहाल जीवन जीने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए टाइम का सही इस्तेमाल कीजिए ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। देखिए, दोनों ने बहुत सही बात कही है, इसलिए हम भी टाइम मैनेजमेंट के साथ ही हमेशा चलते हैं, क्योंकि तभी तो कल शाम ठीक 5 बजे हम फिर से आ पाएंगे गर्मा गर्म चाय के साथ, आपको गर्मा गर्म और फ्रेश खबरें भी दे पाएंगे।